I will discuss about the law of conservation of momentum. Here we can say that law of conservation of linear momentum, because I am dealing here with only the linear momentum. This law is not a new result. Actually, this is the consequence of the Newton's laws of motion. यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही ये कंबाइंड रिजल्ट है, ऐसा कर सकते हैं. हम देखते हैं ऐसा कैसे है. तो look at here, suppose a body, this is the body and having mass m, and a force is applied on this body F, and according to this is the external force and there is no other force is here, so we can say that the net force is this external force, and net force is equal to rate of change in momentum, and if this external force is 0, means 0 is equal to dp by dt, and this dp is equal to 0 and this p is constant, because dp means the change in the momentum, and so this momentum is constant. It means we can say that in absence of external force, total momentum of the system, I am using the term system, remains constant. तो आप ये जानते हैं, फिर तो सिंपल सा सेकेंड लॉ ही है कि अगर बाहर का फोर्स नहीं होगा तो रेट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम. एक्चुअली में हम जब मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, अगर टू बॉडी सिस्टम है तो उसकी बात करेंगे हम लोग. ये तो वन बॉडी सिस्टम की बात है. अगर टू बॉडी सिस्टम है मीन्स कि हमारे पास, हमें यहाँ थर्ड लॉ भी यूज हो जाएगा मेरा. ये एक बॉडी है, मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दूसरी बॉडी है, मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से कर रहा है. और ये कहे कि u1 बड़ा है u2 से, तो ये रास्ते में आके कोलाइड कर गया, टक्कर किया एक दूसरे पर. और जब टक्कर किया होगा तो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे फोर्स लगाया होगा. तो यानी हम लिखते हैं 2-1, मतलब दूसरे पर पहले के द्वारा, और दूसरा पहले पे लगाया होगा, इसको लिखा मैंने 1 पे 2 के द्वारा. और तब चूँकि फोर्स मोमेंटम में चेंज लाता है, तो इसकी मोमेंटम जो m1 u1 था अब वो नहीं रहेगा, और इसकी मोमेंटम हो गई मास है इसका m1 और वेलोसिटी हो गया इसका v1, तो मोमेंटम हो गया m1 v1, और दूसरे बॉडी का मोमेंटम हो गया, मास है m2 और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v2 हो गया. ये हमारे पास है. अब यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ हम बताना चाहते हैं, उसको देखिए आप. पहली बात, हम यहाँ कोई कंजर्वेशन की बात जो लिखाए हैं आपको उसकी चर्चा अभी ना करके हम सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूँ. तो पहली बात कि वन पर एक फोर्स लगा जो F12 है, ये 1 पे फोर्स लगा, और 1 पर जो फोर्स लगा वो 2 के द्वारा हुआ. तो यहाँ अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग सभी हो गया. तो 2-1 पे लगाया फोर्स, तो 1 की मोमेंटम में चेंज होगा, और फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो क्या चेंज हुआ सो देखिए, 1 की जो फाइनल मोमेंटम हो गया वह है m1 v1, इनिशियल मोमेंटम उसकी है m1 u1, और कितने देर तक फोर्स लगाया है. तो जब ये टक्कर किया होगा तो जितना देर तक ये फोर्स इस पे लगाया होगा उतना ही देर तक ये इस पे फोर्स लगाया होगा. तो उस फोर्स की टाइम को मैंने डेल्टा टी मान लिया, तो ये डेल्टा टी हो गया. ये अब हम लोग इसको
सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे फोर्स लगाया कौन? पहला नंबर वाला, ये इस पे लगाया तो वो फोर्स है 2-1, वो लगाया होगा तो उसके मोमेंटम में चेंज लाया होगा, तो उसकी मोमेंटम देखते हैं कितना है। फाइनल है m2v2, ये इनिशियल था m2u2, ये था, और टाइम तो सेम लगा है इसलिए। तो ये हमने सेकेंड लॉ से यूज किया इसको, सेकेंड लॉ का है एप्लीकेशन, कुछ नहीं है इसमें। और थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, यानी F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21, ये बात कहेंगे। अब हम इस दोनों वैल्यू को यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या हो गया आपके पास? m1v1 माइनस m1u1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस m2u2 बाई डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी को हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये जीरो नहीं है इसलिए कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या हुआ? m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। अब यहाँ पर हम अगर कहते हैं कि m1v1 और इसको इधर लाया तो m2v2 और इसको उधर ले गया तो m1u1 प्लस m2u2। अब यहाँ देखिए क्या रिजल्ट आया। दिस इज दी मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम आफ्टर कोलिजन। इस टक्कर के बाद ये मोमेंटम जो है इस पूरे का है, इसका प्लस इसका, m1v1 प्लस m2, यानी कि दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मीन्स पूरे सिस्टम, दोनों को मिला के एक साथ। तो अगर दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाते हैं तो ये क्या हो गया? ये क्या है? ये है हमारे पास, और पहले क्या था? m1u1 प्लस m2u2, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं आया। जो पहले मोमेंटम था वो मोमेंटम बाद में भी है, यानी हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है, फिर सेकेंड लॉ पर जाते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है जीरो। तो टोटल फोर्स इस पे एक्टिंग, देखिए टोटल फोर्स जीरो है वास्तव में। देखिए आप कैसे जीरो है। F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21, इसका मतलब हुआ F21 इज इक्वल टू जीरो। देखिए टोटल फोर्स, यानी ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल तो कुछ लग नहीं रहा है। तो टोटल इंटरनल फोर्स जो है वो जीरो है, एक दूसरे पर लगाया, दोनों को कर लिए। तो इंटरनल फोर्स का रोल नहीं है सिस्टम, इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है सिस्टम के मोमेंटम में चेंज लाने का। हाँ, ये अकेला हो गया तो ये अकेला सिस्टम है तो ये फोर्स बाहर का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारे पास सिस्टम की जो टोटल सिस्टम पर जो फोर्स है वो बाहर का नहीं है, इंटरनल है, और टोटल इंटरनल भी जीरो हो गया आपके पास। तो नेट फोर्स इज जीरो, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक एग्जाम्पल के तौर पे और भी देखा जा सकता है, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल की चर्चा मैं करूँगा अभी। आपके पास एक बुलेट है और इस बुलेट में एक गन है। दिस इज द गन एंड दिस इज द बुलेट। ये बुलेट अभी दोनों ही रेस्ट में है बिफोर फायरिंग। फायरिंग के बाद इसकी मोमेंटम इधर की ओर होगी बुलेट की, और इसकी मोमेंटम इधर की ओर होगी, और टोटल मोमेंटम जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि पहले से ये दोनों रेस्ट में है तो टोटल मोमेंटम जीरो है, इसीलिए अब की जो मोमेंटम होगी अभी भी जीरो होगा। और जीरो होने के लिए चूंकि इसकी मोमेंटम जब इधर की ओर हो गई है, जीरो करने के लिए उस सिस्टम का दूसरे पार्ट को इधर होना पड़ेगा, तब तो जीरो होगा। इसलिए आप एक और भी एग्जांपल देख लीजिए कि आप एक बैलून को हवा भर के हाथ से पकड़ लीजिए। इधर इसकी जो पोर्शन से जहाँ पर हवा भरे हैं इधर ये हुआ है, कि जब इसे छोड़ेंगे तो हवा पे फोर्स लगाया होगा इधर की ओर, तो ये उस पर उधर की ओर फोर्स लगाया। टोटल मोमेंटम चूँकि कांस्टेंट रखना है तो बैलून पीछे की ओर जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे लाइफ में मिलते रहते हैं। एक बहुत ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ये सोचने की बात है
कि आपको एक कमरे में खड़ा कर दिया गया और वो जो कमरा है वो फ्रिक्शन लेस है एंड यू हैव टू कम आउट, आपको उस कमरे से बाहर निकलना है। क्या करेंगे? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स होगा तब हमको वेलोसिटी में चेंज आएगा। हम रेस्ट में हैं और एक्सटर्नल हमारे पास फोर्स लगाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक रस्सी कहीं बंधा हो या कुछ भी हो या दीवार में धक्का लगा लेंगे तब हो, तो कुछ नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए है कि कैसे उस फ्रिक्शनलेस कमरे के फ्लोर से बाहर निकले। तो अगर हम ये उसको ऐसे सोचते हैं कि हमारे हाथ में एक पेन है और हम इस सिस्टम का पार्ट है मेरा, हम और इस पेन एक सिस्टम है, तो हमने क्या किया कि एक फोर्स इस पे लगाया तो इसमें एक मोमेंटम हो गया, ये अलग मोमेंटम हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंटम होगा वो बैकवर्ड होगा क्योंकि टोटल मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि बाहर का फोर्स नहीं है। इसलिए रिमेनिंग पार्ट मेरे मतलब मेरा बॉडी, तो मेरे बॉडी का मोमेंटम रिवर्स में होगा, तो ये इधर जाएगा और मैं इधर आऊँगा और मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट है और इसको फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।